Hello friends, welcome back to my channel. Let's get started. So friends, today's topic is Anglo-French struggle in South India. फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 1740 से पहले जितने भी नए नए क्षेत्र थे जिन पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की जो इच्छा थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो महत्वाकांक्षा थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 17वीं सदी के अंत तक क्या हुआ कि औरंगजेब जब तक था तब तक तो ये पूरा हो ना सका। उसके बाद 1740 के बाद 1740 की जब हम बात करें तो कंपनीज़ का जो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट था वो स्टार्ट हो गया फिर से 1740 में। ओके, ये फिर से रिवाइव करने लगा। क्यों रिवाइव करने लगा? क्योंकि उस वक्त तक मुग़ल पावर का जो है वो डिक्लाइन हो चुका था। जब मैं बोल रहा हूँ मुग़ल पावर का डिक्लाइन होने का अर्थ क्या है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं रहा, कोई भी ऐसा सक्सेसर नहीं बचा जो इतना पावरफुल हो कि अंग्रेज को रोक सके। दूसरी बात कि नादिर शाह का इन्वेज़न हुआ। नादिर शाह के इन्वेज़न के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई, क्या कि मुग़ल पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं। ये अंग्रेज़ों को दिख चुका था नादिर शाह के आक्रमण के बाद। ठीक है, अब देखिए ये जो भारत का आप मैप देख रहे हैं, इसके अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में मराठों का प्रभुत्व है। मराठे जो जितने भी लोग हैं ये इन्हें टैक्स चाहिए होता है, जिसे चौथ कहते हैं, चौथ। तो ये मराठे, जैसे कि मैं आपको अगले मैप में अगर दिखाऊं मैप में, तो आप देख सकते हैं कि मराठे का जो प्रभुत्व है, ये पूरा इलाका जो है ये मराठा का प्रभुत्व है इस पूरे इलाके में। ठीक है, तो इस इलाके में मराठे का पूरी तरह प्रभुत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जब मैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा की बात करूँ तो अली वर्दी खान, इस वाले इलाके की बात अगर मैं करूँ तो अली वर्दी खान जो है इस इलाके में वो पूरी तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाके में उसका नियंत्रण है अली वर्दी खान का। तो बचता है सिर्फ ये वाला इलाका हमारा। ठीक है, बिहार का ये वाला इलाका जो है ये एक फेवरेबल कंडीशन देता है जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके इन्वेजन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इलाका मैं बोल रहा हूँ, ये वाला इलाका जो है यहाँ पे कोई भी अब शासक तो वैसा रहा नहीं, तो अंग्रेज़ों के लिए या बाहरी किसी भी ताकत के लिए बहुत ही आसान हो गया कि वो इस पे आक्रमण करके और इस पे कब्जा कर सके। ठीक है, अब देखते हैं ये जो अली वर्दी खान के, जैसे मैंने आपको बताया इसका नादिर शाह के इन्वेजन के बाद ये मुग़ल पावर जो है वो पूरी तरह रिवील हो गया। तो रिवील होने की वजह क्या थी और क्या क्या वजह थी? नादिर शाह के आक्रमण से क्या पता चला अंग्रेज़ों को? पहला जो उन्हें समझ आया वो ये कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है, मतलब कि जो औरंगज़ेब है, उसका डेथ हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब कोई भी ऐसा उनका सक्सेसर नहीं रहा, कोई भी जो बहुत ही ताकत हो और जो अंग्रेज़ों को रोक सके। ठीक है, दूसरी बात 1748 की बात करूँ तो निज़ामुल मुल्क जो है, निज़ामुल मुल्क असफ ज़ा जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो हैदराबाद के निज़ाम थे। तीसरी बात अगर मैं बताऊँ आपको तो मराठाज़ का जो रेगुलर इन्वेजन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो चौथ इकट्ठा करने के लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए वो लगातार इन्वेड करते रहते थे हैदराबाद पर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो खुद को, मतलब खुद हैदराबाद को कमज़ोर कर रहे हैं। मतलब भारत के ही लोग, भारत के ही सारे जो राजा हैं वो आपस में ही लड़ के एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा तो एक तीसरा इंसान उठाएगा ही, जैसा कि अंग्रेज़ ने किया भी। दूसरा, कार्नेटिक की अगर मैं बात करूं, मतलब कर्नाटक की बात करूं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेशन के लिए वॉर हो रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। और अगर भाई भाई से लड़ रहा है तो कोई भी तीसरा आपके बीच में घुस के उसका फ़ायदा उठाएगा ही। ठीक है, सो दीज बेसिकली, ये जो मैंने आपको कंडीशन बताया, दीज फोर कंडीशन बेसिकली गेव अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिशर्स। ओके, अब इस अपॉर्चुनिटी का बहुत लाभ उठाना जो है अंग्रेज बहुत अच्छे से जानते थे। परंतु प्रॉब्लम क्या थी कि फ्रांस जो था वो एक नए राइवल के रूप में उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब फ्रांस के साथ 1744 से 63 तक उनका वॉर चलता रहा। ठीक है, फ्रेंच और ब्रिटिश का वॉर कब से कब तक? 1744 से 63 तक वॉर चलता रहा इनके बीच।
तो अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स आपको पहले नहीं बताया, तो पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोग समझ लें। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 को इस्टेब्लिश्ड होती है, और ये बेसिकली इस्टेब्लिश कहाँ होते हैं, चंद्रनागार और पौंडीचेरी में आके ये पूरी तरह अपना, मैंने मैप आप देख सकते हैं, चंद्रनागार ये कोलकाता का इलाका और पौंडीचेरी है मैप में आप, ओके। तो इस जगह पे वो क्या करते हैं, पूरी तरह अपना कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को वेल इस्टेब्लिश्ड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, चंद्रनगर और पौंडीचेरी में, ओके। दूसरा क्या है कि मॉरिशस और रीयूनियन का आइलैंड, मॉरिशस और रीयूनियन के आइलैंड पे भी उनका पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आप अफ्रीका का पार्ट देखेंगे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो आपको मॉरिशस और रीयूनियन आइलैंड पास पास दिखाई देंगे, ओके फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि वॉर जो इनके बीच है, ये वॉर सिर्फ भारत का वॉर नहीं है, ये यूरोप में अगर कोई वॉर शुरू होता था ना फ्रांस और ब्रिटिश के बीच, तो ये वॉर जो है वो यहाँ भी शुरू हो जाता था भारत में, मतलब वहाँ का वॉर जो है वो यहाँ भी भारत में भी वो एक वॉर का रूप ले लेता था। तो 1742 में इसी तरह वॉर शुरू हुआ यूरोप में, किसमें, फ्रांस और इंग्लैंड में। ये फ्रांस और इंग्लैंड में जो शुरू हुआ 1742 में, ये बाद में क्या होता है कि भारत में भी इसका असर पड़ता है और भारत में भी शुरू हो जाता है, भारत में भी इसका शुरू हो जाता है मतलब वॉर, ओके। तो इस वॉर से एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नर जनरल सामने आते हैं जिनका नाम है ड्यूप्ले, ओके। तो ड्यूप्ले साहब जो हैं ये बहुत ही बेहतरीन गवर्नर जनरल हैं। कैसे बेहतरीन गवर्नर जनरल मैं आपको बताऊंगा इसे अगले वीडियो में, बट अभी आप इतना बस समझ लीजिए कि ड्यूप्ले साहब की जो रणनीति होती है, इस रणनीति को बाद में अंग्रेज भी फॉलो करते हैं। क्योंकि अब देखिए होता क्या है ना, फ्रेंच के हारने की सबसे बड़ी वजह क्या हो जाती है कि फ्रेंच जो है वो पूरी तरह इसको फ्रेंच की सरकार चला रही होती है। अब जब फ्रेंच की सरकार चला रही है तो बहुत ज़्यादा इस पर मतलब आप करेंगे ना, बहुत ज़्यादा आप रोक टोक लगाएंगे, आप किसी भी चीज़ को फंड भी देने से पहले आप 10 बार क्वेश्चन पूछेंगे उससे। तो इससे क्या हुआ कि फ्रेंच जो थी वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, ठीक है। लेकिन जब तक ये ड्यूप्ले साहब रहेंगे तब तक आपको फ्रेंच और ब्रिटिश के वॉर में बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स, ओके। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में ड्यूप्ले साहब की सारी रणनीति समझाऊंगा और फिर फर्दर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ओके फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।